नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज को सिल्वर, ये मुकाम हासिल करने वाले पहले भारतीय, 19 साल बाद देश को मिला मेडल। जी हाँ दोस्तों, भारत के जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने अमेरिका के यूजीन में 18वीं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता। उन्होंने 88.13 मीटर भाला फेंक कर यह मेडल हासिल किया। दोस्तों गोल्ड ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ने जीता। उन्होंने 90.46 मीटर भाला फेंका। इसी इवेंट में भारत के रोहित यादव भी थे। वे 78.72 मीटर भाला फेंक कर 10वीं पोजीशन पर रहे। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई दी है। नीरज चोपड़ा द्वारा इतिहास रचने के बाद देश के प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन्हें बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि हमारे सबसे प्रतिष्ठित एथलीटों में से एक नीरज द्वारा एक और बड़ी उपलब्धि के लिए उनको बहुत बधाई। यह भारतीय खेलों के लिए एक विशेष क्षण है। नीरज को उनके आगामी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। शिक्षक घोटाले में ममता के एक और मंत्री की करीबी का नाम आया सामने। बीजेपी बोली मोनालिसा दास के पास 10 फ्लैट, जांच हो, ईडी करेगी पूछताछ। जी हां दोस्तों, शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में गिरफ्तार ममता बनर्जी सरकार में उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से शुक्रवार को 21 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए थे। अर्पिता अभी ईडी की हिरासत में है। उधर दोस्तों भाजपा ने दावा किया है कि पार्थ चटर्जी की एक और करीबी मोनालिसा दास भी इस घोटाले में शामिल है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने दावा किया कि मोनालिसा दास एक टीचर है जो पार्थ की करीबी है। दास के पास 10 फ्लैट हैं जिसकी जांच होनी चाहिए। वहीं मोनालिसा ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी जल्द ही इस केस में मोनालिसा से भी पूछताछ कर सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। एनकाउंटर पर बोला गैंगस्टर गोल्डी बराड़, मैंने शूटर्स को सरेंडर करने को कहा था। रूपा और मन्नू ने कहा आखिरी परफॉर्मेंस दिखाकर जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अमृतसर में शार्प शूटर जगरूप रूपा और मनप्रीत मन्नू के एनकाउंटर पर गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने मुंह खोला। गोल्डी ने कहा है कि मैंने इन दोनों को सरेंडर करने को कहा था। उन्होंने कहा कि हम तुझे अपनी आखिरी परफॉर्मेंस दिखाकर जाएंगे। रूपा और मन्नू ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का मर्डर किया था। यह मर्डर कनाडा बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने ही कराया था। गोल्डी ने सोशल मीडिया पर एनकाउंटर के बारे में बयान दिया है। गोल्डी बराड़ ने लिखा है कि थोड़े दिन पहले अमृतसर एनकाउंटर हमारे 2 भाइयों की मौत हो गई थी। जगरूप और मनप्रीत दोनों भाई हमारे बब्बर शेर थे। इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया। हम हमेशा इनके एहसानमंद रहेंगे। इनकी फैमिली के लिए हर वक्त हाजिर हैं, पूरी मदद करेंगे। मैं छोटे भाई गोली काजीकोट का धन्यवाद करता हूं जिसने इन दोनों की मुझसे मुलाकात करवाई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में टिक नहीं पाएगी शिंदे सरकार, जाने संजय रावत ने क्यों किया ऐसा दावा। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में शिवसेना की लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। उद्धव ठाकरे गुट लगातार शिंदे गुट पर हमलावर है। दोनों खेमों में अब लड़ाई पार्टी को लेकर है। इस बीच शिवसेना सांसद संजय रावत ने महाराष्ट्र में शिंदे सरकार को लेकर चौंका देने वाला दावा किया है। दोस्तों संजय रावत ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। इस सरकार का आधार कमजोर है। संजय रावत ने रविवार को दावा किया कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार का आधार मजबूत नहीं है और यह अपने ही अंतर्विरोध के कारण गिर जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। केरल के बाद अब दिल्ली में मिला मंकी पॉक्स का मरीज। शिमला से पार्टी कर लौटा था। देश में अब तक 4 मामले सामने आए। दोस्तों भारत में कोरोना वायरस के बाद अब मंकी पॉक्स का खतरा शुरू हो गया है। केरल के बाद अब राजधानी दिल्ली में मंकी पॉक्स का नया केस मिला है। केरल में अब तक 3 नए केस आ चुके हैं। स्वास्थ्य महकमा जांच में जुट गया है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में मिला मंकी पॉक्स का 34 साल का मरीज मनाली में एक पार्टी में शामिल होकर लौटा था। लक्षण मिलने के बाद उसे दिल्ली के LNJP अस्पताल में 3 दिन पहले आइसोलेट किया गया था। साथ ही इसके संपर्क में आने वाले लोगों की पहचान कर ली गई है और उन्हें भी आइसोलेट कर दिया गया है। इधर दोस्तों सरकार ने मंकी पॉक्स की जांच के लिए 16 लैब को मंजूरी दे दी है। इनमें 2 केरल में है। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव DGHS और NCDC के डायरेक्टर ने ज्वाइंट मॉनिटरिंग टीम के साथ मीटिंग की है। टीम ने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को कड़ी निगरानी की सलाह दी है। दिल्ली सरकार ने मंकी पॉक्स के केस के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी शुरू कर दी है। दोस्तों monkeypoxmeter.com के डेटा के मुताबिक भारत समेत 80 देशों में 16,886 मरीजों की पुष्टि अब तक हो चुकी है। इनमें से यूरोप में सबसे ज्यादा 11,985 लोग मंकी पॉक्स की चपेट में आए। वहीं दोस्तों बीमारी से ग्रस्त टॉप 10 देशों में ब्रिटेन, स्पेन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, पुर्तगाल, कनाडा, नीदरलैंड, इटली और बेल्जियम शामिल
शामिल हैं। मंकी पॉक्स से इस साल 3 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राष्ट्रपति भवन और पीएम हाउस से हजारों बेशकीमती सामान चुरा ले गए प्रदर्शनकारी। जी हां दोस्तों, श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास से मूल्यवान वस्तुओं समेत 1000 से अधिक कलाकृतियां गायब हैं। पुलिस ने न्यूज एजेंसी राइटर्स को यह जानकारी दी। सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने 9 जुलाई को पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और पूर्व प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के आवासों पर कब्जा कर लिया था। दोस्तों, श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास से मूल्यवान वस्तुओं समेत 1000 से अधिक कलाकृतियां गायब है। पुलिस ने न्यूज एजेंसी राइटर्स को यह जानकारी दी है। सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने 9 जुलाई को पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और पूर्व प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के आवास पर कब्जा कर लिया था। वेब पोर्टल कोलंबो पेज ने पुलिस सूत्रों के हवाले से अपनी खबर में बताया कि प्रारंभिक जांच के आधार पर राष्ट्रपति भवन के साथ साथ प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास से दुर्लभ कलाकृतियों सहित कम से कम 1000 मूल्यवान वस्तुएं गायब हो चुकी हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी पॉलिटिक्स, सत्ता हासिल करने के लिए नफरत फैलाने में लगी रहती है भगवा पार्टी, अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। जी हां दोस्तों, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी विकास परक और रचनात्मक राजनीति करती है और हमारी प्राथमिकता में वंचित और उपेक्षित वर्ग है, उन्हें सम्मान और अधिकार नहीं मिल पाया है। अपनी पार्टी की तारीफ करते हुए उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि भगवा पार्टी विनाश और विध्वंस की राजनीति करती है और सत्ता हासिल करने के लिए नफरत फैलाने में लगी रहती है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी का एजेंडा सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का रहा है। समाज में तनाव पैदा कर अपना राजनीतिक स्वार्थ साधना ही बीजेपी का लक्ष्य है, जबकि समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक और सामाजिक एकता के लिए प्रतिबद्ध है। बीजेपी सत्ता के लिए सरकार का दुरुपयोग करती है। समाजवादी सरकार में प्रगति का रास्ता प्रशस्त होता रहा है। बीजेपी सरकार ने विकास का झूठा भ्रम फैलाकर जनता को गुमराह किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुसलमानों को बना दिया सेकंड क्लास सिटीजन, ओवैसी का प्रधानमंत्री मोदी पर गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, संसद के सत्र के बीच AIMIM अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर मीडिया से बात करते हुए गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी सावरकर और गोलवकर की नीति पर काम कर रहे हैं। उसी नीति पर काम करते हुए उन्होंने देश के मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया। अपने इस आरोप पर तर्क देते हुए ओवैसी ने कहा कि केंद्र सरकार की स्वनिधि स्कीम के तहत रेहड़ी पटरी पर दुकान ठेला लगाने वालों को लोन दिया जाता है। ITI जवाब में जानकारी मिली है कि 32 लाख लोगों में से सिर्फ 331 अल्पसंख्यकों को लोन दिया गया, जबकि NSO के डाटा के मुताबिक मुसलमान शहरी क्षेत्रों में 50% सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्टर में है और हिंदू भाई 33% में ही है। अगर 50% शहरी क्षेत्रों में मुसलमानों की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हिस्सा है तो केवल 331 को ही लोन क्यों दिया गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन पाकिस्तान ने आर्थिक गलियारे में दिलचस्पी रखने वाले अन्य देशों को भी दिया न्योता। जी हां दोस्तों, चीन और पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच बन रहे अरबों डॉलर के आर्थिक गलियारे का हिस्सा बनने में दिलचस्पी रखने वाले दूसरे देशों को भी इसका न्योता देते हुए कहा है कि यह आपसी सहयोग का एक खुला एवं समावेशी मंच है। वर्ष 2013 में शुरू हुआ यह आर्थिक गलियारा पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को चीन के शिनजियांग क्षेत्र में स्थित कासगढ़ से जोड़ने वाला है। इसके जरिए दोनों देश ऊर्जा, परिवहन एवं औद्योगिक सहयोग करेंगे। दोस्तों, CPEC के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं समन्वय संबंधी संयुक्त कार्य समूहों की शुक्रवार को तीसरी बैठक वर्चुअल माध्यम से हुई। इसमें दोनों देशों ने आर्थिक गलियारे का हिस्सा बनने की दिलचस्पी रखने वाले अन्य देशों को भी शामिल होने का न्योता दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, डॉलर के मुकाबले रुपया 82 रुपए तक जा सकता है। जी हां दोस्तों, आने वाले दिनों में डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में और गिरावट देखी जा सकती है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि व्यापार घाटा बढ़ने और अमेरिकी फेडरल बैंक के ब्याज दरों में बढ़ोतरी के चलते आने वाले दिनों में रुपया और अधिक टूट सकता है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार डॉलर के मुकाबले रुपया टूटकर 82 रुपए तक गिर गया है। हालांकि अभी फेडरल बैंक ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी का ऐलान नहीं किया है। अटकलें लगाई जा रही कि अमेरिका का केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व 26-27 जुलाई की बैठक में ब्याज दरों में 0.5 से लेकर 0.75% तक की वृद्धि कर सकता है। दोस्तों, फेडरल के ब्याज दरों में इजाफा करने से भारत जैसे उभरते बाजारों से विदेशी पूंजी की निकासी तेज हो सकती है। डॉलर की निकासी और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों की वजह से रुपए की कीमत में और गिरावट आ सकती है। पिछले हफ्ते रुपया डॉलर के मुकाबले 80.06 रुपए के निचले स्तर तक पहुंच गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
जयराम रमेश और पवन खेड़ा माफी मांगे। स्मृति ईरानी ने बार मामले में कांग्रेस नेताओं को भेजा कानूनी नोटिस। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने रविवार को कांग्रेस नेताओं जयराम रमेश और पवन खेड़ा को कानूनी नोटिस भेजकर कहा कि वे उन पर तथा उनकी बेटी पर लगाए गए निराधार और झूठे आरोपों के लिए माफी मांगे। ईरानी ने यह कदम कांग्रेस नेताओं द्वारा आरोप लगाए जाने के एक दिन बाद उठाया। रमेश और खेड़ा ने ईरानी की 18 वर्षीय बेटी जोइश ईरानी पर गोवा में अवैध रूप से बार चलाने का आरोप लगाया था। उन्होंने मंत्री पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की थी। दोस्तों, कानूनी नोटिस में कहा गया है कि अगर कांग्रेस नेता बिना शर्त और स्पष्ट रूप से माफी नहीं मांगते हैं तथा अपने आरोप वापस नहीं लेते हैं तो ईरानी उनके खिलाफ दीवानी और आपराधिक कार्यवाही शुरू करेगी। ईरानी द्वारा भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि कांग्रेस नेताओं ने मंत्री की युवा बेटी पर हमला किया जो विश्वविद्यालय में प्रथम वर्ष की छात्रा है।